जबकि अगर वो चाहे तो बस कुछ महीनों के अंदर ही पूरे समंदर को साफ करा जा सकता था। बार्कली भी इस बात को अच्छे से जानता था कि सॉल्ट एकदम सही सोच रही है, मगर अभी वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सॉल्ट के गुस्से की वजह से शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लग जाता है। उस तूफान में समंदर, नदियों और नालों में फेंका हुआ इंसानों का काफी सारा कचरा शहर में आके बरसने लग गया था, जिस कचरे में बड़े बड़े टायर, लोहे का सामान, प्लास्टिक और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें शामिल थी जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बर्बाद कर रही होती हैं और शहर की रोड पर मौजूद काफी सारे लोग उस वजह से घायल भी हो जाते हैं। उस समय पर बार्कली की बीबी बारबरा और उसकी बेटी कर्बी भी बार्कली के पास आने के लिए उसी बिल्डिंग के पास आए हुए थे, जिस दौरान उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है और उसी समय कर्बी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा खंभा आकर उससे टकराने वाला होता है। पर किस्मत से उन दोनों के बारे में पहले ही बार्कली को पता चल चुका था, इसीलिए वो ये कांड होने के बस 1 सेकंड पहले ही कर्बी के पास जाकर उसकी जान को बचा लेता है और बाद में बारबरा और कर्बी दोनों को ही एक बिल्डिंग में लेकर चला जाता है। उस समय तक 113 साल पहले समुद्र में डूबा हुआ टाइटैनिक का मलबा भी शहर पर आकर गिर चुका था। इसी वजह से सॉल्ट की इस हरकत की वजह से शहर के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे और न्यूज में बस यही बातें हो रही थी कि शायद जल्दी ही इंसानों और होमोएकोस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग होगी, जिसको इंसान बहुत ही बुरी तरह से हार जाएंगे। अब ऐसी फटी की हालत में भी बार्कली एक बार वापस से सॉल्ट से जाकर सभी लोगों के सामने बातें करता है और उससे कहता है कि हम लोग तुम्हारे साथ कोई भी जंग नहीं चाहते और आगे तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वैसे तो सॉल्ट भी इंसानों के साथ कोई भी जंग नहीं करना चाहती थी, मगर जंग ना करने के लिए इंसानों को उनकी 3 शर्त माननी पड़ेगी। उसमें से पहली शर्त तो ये थी कि इंसान आज के बाद समंदर में कोई भी कूड़ा नहीं डालेगा। दूसरी शर्त ये थी कि जमीन और समंदर के बॉर्डर को अलग अलग कर दिया जाएगा और ना तो इंसान समंदर में कदम रखेगा और ना ही होमोएकोस जमीन पर आएंगे। इन दोनों शर्तों के अलावा तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि इंसान आज के बाद समंदर के ऊपर के आसमान तक को भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी बिजनेसमैन और बाकी सारे लोग बहुत ही बुरी तरह से भड़क जाते हैं, क्योंकि समंदर के ऊपर के आसमान को इस्तेमाल करे बिना वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे और ऐसे में काफी सारे बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। इसी वजह से एक इंसान तो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो गुस्से में सीधा सॉल्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था, जो देखने के बाद सॉल्ट पहले उसे फोन करने की कोशिश करती है, मगर जब वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता तो सॉल्ट गुस्से में एक जलपरी से एक जलपरा बन जाती है और मर्दाना आवाज में बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग सिर्फ बार्कली से बात करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही बार्कली तुरंत ही वहाँ का माहौल जैसे तैसे शांत करवाता है और बाद में सॉल्ट से उसकी शर्तों के बारे में सोचने के लिए कुछ दिन का समय मांगता है। सॉल्ट भी तब उसे समय देने के लिए मान जाती है, पर अब उसकी नई शर्त ये थी कि अगली बार से वो इंसानों के पास मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि बार्कली और वो जिस भी इंसान को अपने साथ रखना चाहता है उन लोगों को अटलांटिक ओशन के 25,000 फुट नीचे मौजूद होमोएको के इलाके में जाकर वहां पर उनसे बात करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद बार्कली और वहां पर मौजूद सभी लोगों का मुंह एकदम डब्बे के जैसा खुल जाता है, पर फिलहाल के लिए कोई और रास्ता न होने की वजह से बार्कली को ऐसा करने के लिए भी मानना पड़ गया था। अब जैसा कि समंदर के अंदर जाके सॉल्ट और उसके साथियों से बात करने का पूरा जिम्मा भी बार्कली के कंधे पर था, इसलिए बार्कली की पानी के अंदर सांस लेने की ट्रेनिंग शुरू करा दी जाती है और बार्कली से कहा जाता है कि उसे किसी भी तरह से सॉल्ट को उसकी तीनों शर्तें बदलने के लिए मनाना होगा। अब वैसे बार्कली के साथ अलग अलग कंट्रीज के कुछ और रिप्रेजेंटेटिव और ऑस्टिन भी जाने वाला था। उन रिप्रेजेंटेटिव्स में इंडिया का एक रवि नाम का बंदा भी शामिल था। वो सारे के सारे लोग अपनी पूरी तैयारी करने के बाद मीटिंग करने के लिए अटलांटिक ओशन के 25,000 फुट नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर जाने से पहले बार्कली अपने परिवार से जाकर मिलता है, जो उसके समंदर के नीचे जाने से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो समंदर के इतना नीचे जाकर उस मीटिंग से जिंदा वापस आएगा या फिर नहीं, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए वो लोग उसको जाने से मना भी करते हैं, मगर इंसानों को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए बार्कली के पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो बारबरा के गले से लगकर रोने लग जाता है, जिस दौरान बारबरा उसे जैसे तैसे संभालती है और बाद में कर्बी भी उसके गले से लगकर उसको हिम्मत देती है। इसके बाद बार्कली अपने 6 लोगों की टीम के साथ अटलांटिक ओशन के उस एरिया में चला जाता है, जहां से ही उसे और उसके साथियों को एक गोल सबमरीन में बिठाकर 25,000 फुट नीचे भेजा जाने वाला था। तब सबसे पहले तो ऑस्टिन, बार्कली, रवि और बाकी सारे लोग उस गोल सबमरीन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद उस गोले को बाहर से पूरी तरह से सील करके मोटी रस्सी के सहारे धीरे धीरे पानी में उतारा जाने लगता है। उस दौरान गोले में टेड नाम का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, जो सॉल्ट को मनाने के लिए अपने साथ एक लकड़ी से बना हुआ ग्लोब गिफ्ट के रूप में लेकर जा रहा था। अब इस पूरे मिशन के दौरान केट छोटी से छोटी चीज पर पूरी तरह से नजर बनाकर बैठी हुई थी, पर थोड़ी देर बाद अचानक से उस गोली की रस्सी टूट जाती है, जिससे गोली के अंदर बैठे सभी लोगों से केट का कनेक्शन भी टूट गया था। इस बारे में न्यूज की मदद से जब पूरी दुनिया को बताया जाता है, तो दुनिया के सभी लोगों का दिल बहुत ही जोरों से धड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि बार्कली और उसके साथी अभी जिंदा हैं भी या फिर नहीं। तब इस बारे में बताने के लिए केट तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर हैरी के पास जाती है, जो उस समय पर मार्क और उन दोनों बड़े आर्मी ऑफिसर के साथ एक मीटिंग कर रहा था, जिन ऑफिसर से मार्क ने कुछ दिनों पहले होमोएकोस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मीटिंग करी थी।
अभी हैरी के साथ भी वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग होमो एक्वास को पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकते हैं, जिस दौरान आर्मी ऑफिसर ही कहता है कि मैंने होमो एक्वास को खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है और आज उनके काफी सारे लोग मारे जाएंगे, मगर कैसे, इस बात का जवाब भी हमें जल्दी ही मिलेगा। खैर अभी केट ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि मार्क ने हैरी को भी पैसे खिलाकर उसे भी अपनी तरफ कर लिया है ताकि उसे अपनी ऑयल रिग के बिजनेस को बंद ना करना पड़े। फिलहाल के लिए केट वहां पर मौजूद सभी लोगों से किसी भी होमो एक्वा को नुकसान पहुंचाने से मना करती है, मगर जब कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता तो केट गुस्से में वहां पर से चली जाती है। इस दौरान मार्क इस बात को समझ गया था कि केट आगे चलकर उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, मगर उस मुसीबत से बचने के लिए भी वो तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक प्लान को तैयार कर लेता है। खैर अभी समंदर के नीचे किस्मत से गोले में सभी लोग जिंदा थे और बस काफी सारे होमो एक्वास उनकी रस्सी को तोड़कर उनके गोली को किसी खास जगह पर लेकर जा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद अंदर बैठे सभी लोगों को एहसास होता है कि उस गोली के दरवाजे को खोला जा रहा है, इसीलिए वो लोग अपने सेफ्टी हेलमेट को पहनकर तैयार हो जाते हैं और गोले के खुलते ही बाहर कदम रखते हैं। तब बाहर आने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि असल में सॉल्ट के साथ ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी गुफा के अंदर लेकर आ गए थे जहां पानी की एक बूंद भी नहीं होती। इसका मतलब समंदर के अंदर भी वो लोग बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकते थे। इसी वजह से सॉल्ट उन सबसे उनके हेलमेट को उतारने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, मगर बार्कले को सॉल्ट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा था। इसलिए अभी जब सॉल्ट उसके हेलमेट को उतारने के लिए आती है तो बार्कले उसे मना नहीं करता और सच में वो हेलमेट उतारने के बाद भी वहां पर आराम से सांस ले पा रहा था। तब उसको देखकर टेड को छोड़कर बाकी सभी लोग भी अपने हेलमेट को उतार देते हैं और सॉल्ट मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए सभी लोगों को गुफा के थोड़ा सा अंदर लेकर जाती है। वहां पर समंदर में रहने वाली काफी सारी मछलियां इंसानों को देखने के लिए आई थी, जो देखकर बार्कले और उसके साथ ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी उन्हें गुफा में काफी सारे होमो एक्वास भी दिखाई देते हैं, जो कि बस उन लोगों की मीटिंग को सुनने के लिए दुनिया भर के अलग अलग कोने से आए थे। अब वैसे सॉल्ट उन लोगों को वहां पर लेकर नहीं रुकी थी, वो अभी भी उन लोगों को धीरे धीरे उनके पीछे आने के लिए कहती रहती है। जिस दौरान ही आगे बढ़ते हुए अचानक से बार्कले को एहसास होता है कि उसके पीछे से उसके बाकी सारे साथी गायब हो चुके हैं। तभी सॉल्ट बार्कले को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है, जिस दौरान बार्कले की फट के 4 से 64 हो गई थी। कि वहीं केट अभी बार्कले और बाकी के 5 लोगों के गायब होने के कारण अपने घर में काफी ज्यादा परेशान थी। जिस दौरान अचानक से उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर पीछे से नोटिस करता है कि कोई खिड़की के बाहर से स्नाइपर की मदद से केट के ऊपर निशाना लगाकर उसे शूट करने वाला है। इसीलिए अभी गोली चलते ही क्रिस्टोफर जैसे तैसे केट को धक्का देकर बचा लेता है, मगर इस दौरान वो गोली क्रिस्टोफर के लग जाने से क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। अभी भी वो स्नाइपर लगातार केट को मारने की कोशिश करे जा रहा था, इसीलिए केट जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने एजेंट को कॉल करके उन्हें वहां पर बुलाती है, जो तुरंत ही वहां पर आकर जैसे तैसे केट को बचा लेते हैं और थोड़ी ही देर में उस स्नाइपर को भी शूट करके खत्म कर देते हैं। अब वैसे वो स्नाइपर एक रशियन स्नाइपर था, जिसके मर जाने की वजह से केट काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि अब उसे ये बात पता नहीं चलेगी कि उसे मारने की कोशिश करी किसने थी। इधर अभी पानी के अंदर मौजूद उस गुफा के अंदर सॉल्ट बार्कले को बताती है कि उसके साथी पूरी तरह से सेफ हैं और उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो बार्कले के थोड़ा सा पास आके उसे टच करती है, क्योंकि जब से उसने बार्कले को देखा था तब से वो बार्कले को पसंद करने लग गई थी और वो उसे एक न एक बार टच करना चाहती थी। इस बात को सुनकर बार्कले को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी उसको पसंद करने लग गया था, इसीलिए वो भी उसको टच करता है। लेकिन अभी वो लोग इससे आगे बढ़कर अटलांटिक ओशियन के नीचे अपने सस्ते हुए वाले काम को शुरू कर पाते, उससे पहले ही वहां पर बार्कले के बाकी सारे साथी भी पहुंच जाते हैं और बार्कले को अपने इस कार्यक्रम को बीच में ही रोककर अपने असली काम यानी कि मीटिंग पर फोकस करना पड़ता है। अब मीटिंग के बीच में ही टेड अचानक से अपने उस ग्लोब को निकालकर सीधा सॉल्ट को देता है, जिसे देखने के बाद तो सॉल्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ग्लोब असल में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बॉम्ब था, जिसके फटने से अगले ही पल गुफा के अंदर समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है। इससे सॉल्ट के काफी सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन सॉल्ट के मन में तो अभी बस बार्कले को बचाने की इच्छा थी, इसीलिए वो जल्दी से अपनी ताकत की मदद से एक बुलबुला बनाती है और बार्कले को अपनी सांसों की बदबू सूंघाते हुए ऑक्सीजन देना शुरू कर देती है। इससे बार्कले तो जैसे तैसे सॉल्ट के साथ ऊपर आके बच गया था, मगर नीचे मौजूद बार्कले के बाकी सारे साथी मारे जा चुके थे। आगे जब समंदर के नीचे हुए इस धमाके के बारे में केट को पता चलता है तो वो भी बार्कले और बाकी सबकी मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद धमाके की ये खबर न्यूज में भी दिखाई जाने लग जाती है। इस खबर को देखकर कर्बी और बारबरा तो पूरी तरह से टूट गए थे और अब उन्हें बार्कले की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इसी बीच सॉल्ट की एक वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसमें सॉल्ट कह रही थी कि वो धमाका हमने ही करा है ताकि हम बार्कले समेत उसके साथियों को मारकर अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकें।
हालांकि वैसे तो ये वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड था, मगर उस धमाके के बाद से सभी लोग उस फेक वीडियो पर भी भरोसा करके होमो इकोस को इंसानों का दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं और पूरे इंटरनेट पर होमो इकोस के खिलाफ में जमकर हेट फैलाते हैं। इधर जब एक हेलीकॉप्टर उस धमाके वाली जगह के ऊपर से उड़ रहा था, तभी अचानक उसकी नजर बार्कली और सॉल्ट पर पड़ती है, जिस दौरान उसने तुरंत ही बार्कली को रेस्क्यू कर लिया था। मगर जैसा कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सोल्जर सॉल्ट को अपना दुश्मन समझ रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही उसको पकड़कर कैद कर लेते हैं। ये देखकर बार्कली तुरंत ही लैपटॉप से केट को कॉल करके सारी सच्चाई बताता है और केट को समझ आ जाता है कि पक्का उसको मरवाने और टेड को होमो इकोस के एरिया में भेजकर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के पीछे उस आर्मी ऑफिसर का हाथ है। इवन अभी सही सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद केट को ये बात भी समझ आ गई थी कि पक्का ये सब उस ऑफिसर ने मार्क के कहने पर करा होगा, पर इस चीज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से अभी केट उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये थी कि अब उन लोगों के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर हैरी भी मिला हुआ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बार्कली को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि सॉल्ट ने उसकी जान बचाई थी, पर उसके बावजूद भी सरकार ने उसे जानवरों की तरह पकड़कर कंटेनर में रख रखा था। खैर अब इसके अगले दिन बार्कली जब अपने शहर में पहुंचता है तो कोच पर उसकी मुलाकात रॉजर से होती है, जिसकी वजह से ही बार्कली इस सब झमेले में फंसा था और रॉजर पहले के टाइम पर अक्सर उस पर ऑर्डर झाड़ता रहता था। अब ऐसे एसी भी सॉल्ट वाले कंटेनर को भी बोर्ड से उठाकर एक ट्रक पर लोड करा जा रहा था, जिस ट्रक की चाबी रॉजर के पास थी। इसीलिए तब कुछ सोचते हुए बार्कली रॉजर को ऑर्डर देते हुए उस ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर पहले तो रॉजर ने मना कर दिया था, पर जैसा कि बार्कली उनके देश का रिप्रेजेंटेटिव था तो रॉजर को उसकी ये बात मानकर उसे चाबी देनी पड़ जाती है। इसके बाद बार्कली कंटेनर के लोड हो जाने के बाद तुरंत ही ट्रक में जाकर बैठता है, जो देखने के बाद पास में मौजूद हैना और उसके सारे ऑफिसर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। मगर बार्कली इस बात को जानता था कि वो लोग उसको शूट नहीं करने वाले, इसीलिए वो तुरंत ही ट्रक को फुल स्पीड में पीछे की तरफ लेकर जाने लग जाता है और किनारे तक आकर झटके से ब्रेक मार देता है। इससे ट्रक पर लोड हुआ कंटेनर अचानक से पानी में गिर गया था, जिसके पानी में जाते ही सॉल्ट उसमें से बाहर आ जाती है और बार्कली खुद भी पानी में कूद जाता है। तब सॉल्ट उसको पानी के नीचे नीचे से कहीं पर लेकर चली गई थी, जिसके बारे में हैना या फिर बाकी सबको कुछ भी पता नहीं था। और अब बार्कली की इस हरकत की वजह से देश की सरकार ने उसे न्यूज चैनल पर गद्दार घोषित कर दिया था। इस बारे में उस मीटिंग वाली बिल्डिंग में मौजूद केट और बाकी सबको भी पता चल गया था, जो जानने के बाद केट को समझ में नहीं आता कि अब उसे बार्कली को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी अचानक से मीटिंग वाली बिल्डिंग के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी चेकिंग करने पर उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग में लगाए गए पाइप की मदद से वापस से उनसे मीटिंग करने के लिए कोई जलपरी आ रही थी। ये बात जानने के बाद केट तुरंत ही अपनी एक स्पेशल टीम के साथ उस जगह पर जाती है और सभी लोगों की आंखें उस पाइप के एंट्रेंस की तरफ टिकी होती हैं, जिस दौरान सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर सॉल्ट बार्कली के साथ भाग चुकी है तो अब उनसे बात करने के लिए कौन सी जलपरी आएगी। मगर जैसे ही वो जलपरी एंट्रेंस से दाखिल होती है तो अचानक से सबके मुंह से निकलता है, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। असल में इस बार उन लोगों के पास टेड नाम का एक मेल होमो का मीटिंग करने के लिए आया था, जो टेड के अटलांटिक ओशियन के नीचे करे गए ब्लास्ट की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उन्होंने तो इंसानों को अपना दोस्त समझकर नीचे बुलाया था, मगर इंसानों ने नीचे आकर अपनी औकात दिखा दी। अब हालांकि पानी के नीचे ब्लास्ट होने की वजह से ज्यादा होमो एक्वा की जान तो नहीं गई थी, पर अभी टेड किसी भी हालत में सॉल्ट को वापस चाहता था और अगर जल्दी ही सॉल्ट को उसे वापस नहीं करा जाता तो होमो एक्वा पक्का इंसानों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान कर देते। ये बात सुनने के बाद उस कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं, पर इस बार तो सच में किसी को पता नहीं था कि सॉल्ट अपने साथ बार्कली को कहां पर लेकर गई है। इसके बावजूद केट जैसे तैसे टेड को समझाते हुए वादा करती है कि वो जल्दी ही सॉल्ट को उसको सौंप देंगे, पर कम से कम वो उन्हें सॉल्ट को ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम दे। इस पर टेड मानकर वहां पर से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ रात के समय में सॉल्ट बार्कली को अपने साथ बाहर निकालकर एक फैक्ट्री में लेकर चली जाती है, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और फिलहाल के लिए वो दोनों वहां पर किस करने के बाद एक दूसरे के साथ आराम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों ने प्लान बनाया था कि वो दोनों किसी तरह से इस शहर से बाहर निकलकर केट को कॉल करेंगे और बाद में केट सभी ऑफिसर को मनाएगी कि आगे से कोई भी सॉल्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे ना जाए। सॉल्ट को भी कहीं ना कहीं केट से बात करने के बाद ये बात तो पता चल गई थी कि केट एक अच्छी इंसान है और वो उनकी मदद जरूर करेगी, पर जैसा कि अभी शहर से बाहर निकलने के लिए बार्कली को एक गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए वो सॉल्ट के साथ एक सुनसान टनल में जाकर वहां से गुजरने वाले एक बच्चे को डराता है और उसका फोन लेते हुए बारबरा के पास कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताते हुए बारबरा को अपने पास बुलाता है। तब बारबरा भी कॉल पर उसके पास आने के लिए मान गई थी, मगर उस समय पर बारबरा के घर पर काफी सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिन्हें पता था कि पानी से बाहर निकलने के बाद बार्कली बारबरा को किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और अब जैसा कि उन ऑफिसर्स को भी बार्कली और सॉल्ट की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस ब्रिज पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर बार्कली ने बारबरा को बुलाया था। अब वो बुढ़ा ऑफिसर जिसने टेड को पानी के नीचे भेजकर वहां पर उससे ब्लास्ट करवाया था, वो खुद भी सॉल्ट को पकड़कर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए बार्कली और सॉल्ट की लोकेशन के बारे में पता चलने पर वो भी वहां पर जाने लग जाता है। इस बारे में केट को भी पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत ही उस ऑफिसर के पास कॉल करके उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर अभी भी वो ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानता। दूसरी तरफ मार्क जब सॉल्ट के साथ फैक्ट्री के पास होता है तभी उसे बाहर बारबरा की गाड़ी दिखाई देती है, मगर उसके बाहर जाने पर जैसे ही बारबरा गाड़ी में से बाहर आती है तो वो बार्कली को सॉल्ट के साथ वहां पर से भागने के लिए कहती है,
लेकिन सॉल्ट और बार्कली वहां पर से भाग पाते उससे पहले ही उन दोनों को ब्रिज के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाले और आर्मी वालों ने दोनों तरफ से घेर लिया था। अब जैसे ही वो लोग बार्कली को पकड़ते हैं तो बार्कली सॉल्ट से पानी में कूदकर वहां पर से भागने के लिए कहता है, जो देखने के बाद सॉल्ट पहले तो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से इतनी तेज वाइब्रेशन पैदा हुई थी कि सभी लोगों के कान में दर्द होने लग गया था। तब आर्मी वाले भी गुस्से में सॉल्ट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अभी जब सॉल्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो तुरंत ही पानी में कूदकर वहां पर से भाग जाती है। इसी बीच शहर के समंदर के किनारे एक होमो एक्वा आकर एक शंख को बजाता है, जिसकी आवाज को सुनने के बाद शहर के सारे कुत्ते सीधा समंदर के किनारे की तरफ आने लग गए थे और उनके वहां पर आते ही होमो एक्वास ने उन्हें जाल में पकड़कर अपने खाने के लिए पकड़ लिया था। इस बारे में इंसानों के अभी वाले रिप्रेजेंटेटिव को पता चलने पर वो तुरंत ही टाइड को अपने पास बुलाकर उन्हें कुत्तों को खाने से मना करता है। पर टाइड के हिसाब से जिस तरह से इंसानों का फेवरेट खाना मछली थी, उसी तरह से होमो एक्वास का फेवरेट खाना कुत्ते थे। अब इंसान इस बात पर कुछ कह भी नहीं सकते थे। वहीं जैसा कि बार्कली और सॉल्ट के प्यार के पंचनामे के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था और बार्कली 25,000 फुट के गहरे पानी के नीचे से जिंदा बाहर आया था, इसीलिए साइंटिस्ट अब उसके शरीर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इवन अभी बार्कली को एक हाई सिक्योरिटी वाले होटल में रखा गया था क्योंकि वो लोगों की नजर में अभी भी गद्दार है और वो लोग उसे सड़क पर दिखाई देते ही